नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। एनडीए ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए 19 विपक्षी दलों की निंदा की है। एनडीए नेताओं ने साझा बयान जारी कर इस फैसले को देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला बताया। एनडीए के बयान में कहा गया है कि 9 सालों में विपक्षी नेताओं ने बार बार संसद की प्रक्रियाओं और नियमों की अवहेलना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति घोर अनादर किया और उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया। बयान में कहा गया है कि विपक्ष संसद से भागता है। यह संसदीय लोकतंत्र के प्रति घोर तिरस्कार है। और अब इस सियासी घमासान के बीच कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने जा रही हैं। तो बीजेडी और अकाली दल ने ऐलान कर दिया है कि वो उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने कहा कि वो उद्घाटन समारोह का बहिष्कार नहीं करेगी और समारोह में शामिल होगी। मुद्दों पर बहस बाद में भी हो सकती है। उधर अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत चीमा ने कहा कि उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह में जाएगी। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के लिए खुश होने वाली बात है। ऐसे कार्यक्रमों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो 28 मई को ये उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन इसके पहले 19 विपक्षी दलों ने बयान जारी कर कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया और ये कहा कि कार्यक्रम में राष्ट्रपति को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। राष्ट्रपति को न बुलाया जाना न केवल महिला बल्कि आदिवासी समाज का भी अपमान है और विपक्ष का ये भी कहना है कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है और इसीलिए हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। राजीव रंजन की रिपोर्ट। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। नए संसद भवन में जाने से पहले पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सरकार का कहना है हमने इसके उद्घाटन कार्यक्रम में सबको बुलाया है। विपक्ष का कहना है संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति की अवमानना हो रही है, कायदे से उन्हें उद्घाटन करना चाहिए। 19 दलों ने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे संसदीय व्यवस्था में सर्वोच्च पद की अधिकारी होती है और किसी हालत में, किसी सूरत में राष्ट्रपति जी की गरिमा को, मान सम्मान को हानि पहुंचाना हम किसी के लिए शोभनीय नहीं होते हैं। अब समझते हैं कि ये इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करते तो ठीक होता, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा देश के प्रधान है और पार्लियामेंट का भी प्रधान है। कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट, सपा, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस मणिगुट, बिथू थलाई चिरू थिगल कच्ची, लोकदल, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीएम, राजद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और मारूम लार्ची डीएमके जैसे दल बहिष्कार में शामिल हैं। इनके मुताबिक राष्ट्रपति को न बुलाया जाना न केवल महिला बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। 19 विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी करके बहिष्कार किया है, क्योंकि संसद भवन के उद्घाटन के लिए जो योग्य पात्र है वो हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनका अपमान है ये, उनके द्वारा इसका उद्घाटन न कराया जाना। हम सभी इसका विरोध करते हैं। देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो। प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर
ओम बिरला साहब करने दीजिए। उधर सरकार की दलील है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन करना सही है, इसका विरोध करना बेवजह विवाद खड़े करना है। पहले तो हिस्टोरिकल इवेंट है, सब में पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ पॉलिटिक्स। यह सच है कि देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति माने जाते हैं, इस लिहाज से उनकी एक अलग और प्रतीकात्मक अहमियत है। लेकिन संसद के नए भवन का उद्घाटन किसी राजनीतिक विवाद का शिकार न हो जाए, इसकी जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की है उतनी ही सरकार की। सवाल यह है कि क्या यह टकराव अब भी टाला जा सकता है। नई दिल्ली में कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और उधर विपक्ष का ये जो बहिष्कार है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई। उधर विदेश से जब वो लौटे हैं तब उन्होंने तंज कसते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश से लौटे, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 6 दिनों की यात्रा के बाद तो भारत में उनका जोरदार स्वागत हुआ है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने दौरे से जुड़ी हुई जानकारियां भी साझा की। और यहां पर बता दें कि प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान G7 और कई शिखर सम्मेलनों समेत करीब 40 बैठकों में हिस्सा लिया और करीब 20 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है, और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। चुनौतियों को चुनौती देना मेरे स्वभाव में है। हमारे सामने विश्व की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत को नए शिखर पर ले जाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। विश्व की आशा आकांक्षाएं भारत से बढ़ रही है। विश्व की हर समस्या के समाधान में भारत कुछ रास्ता निकाले, भारत उस रास्ते पर हमारे साथ चले। भारत क्या सोच रहा है हमें बताएं। दुनिया के हर कोने से यही आवाज आ रही है। लेकिन साथ साथ 140 करोड़ का देश, मेरा दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उनको भी इस समृद्धि के राह पर मुझे लेकर के जाना है। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जड़ों की भी चिंता करनी है, शिखर की भी चिंता करनी है। दोस्तों, दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे से आश्वासन मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलेंगे। ये मुलाकात दोपहर 3 बजे होने जा रही है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और दिल्ली की मंत्री आतिशी भी मौजूद रहेंगी। इससे पहले कल केजरीवाल ने मुंबई में कहा था
कि केंद्र ने हमसे हमारी सारी शक्तियां छीन ली है। 8 सालों तक कानूनी लड़ाई हमने लड़ी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र ने अध्यादेश लाकर कोर्ट की अवमानना की है। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई की जांच ने एक बार फिर से एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुर्खियों में ला दिया। कार्डियालय क्रूज ड्रग्स केस जो था, उसमें आर्यन खान की गिरफ्तारी के दौरान नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार करने और झूठा मामला बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में खुद नवाब मलिक ही गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन अब जब समीर वानखेड़े सीबीआई की जांच के दायरे में है, तो एनसीपी ने यह दावा किया है कि अब यह साबित हो गया है कि नवाब मलिक सच बोल रहे थे। समीर वानखेड़े पर आर्यन खान को छोड़ने के बदले में शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार दावा कर रहे हैं कि इससे साबित होता है कि उस वक्त भ्रष्टाचार और फर्जी मामले बनाने के आरोप लगाने वाले नवाब मलिक सही थे। उन्हें मीडिया के सामने सच बोलने के लिए जेल में डाला गया। मलिकांना म्हणजे त्यांना तर त्रास दिलाच गेला आणि सातत्याने ते काही चुकीच्या गोष्टीच्या संबंधीची भूमिका मीडियाच्या समोर मांडत होते, त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली। सत्य असताना सुद्धा, पण किंमत मोजत असताना ज्यांच्या संदर्भातली त्यांनी भूमिका घेतली होती, आज त्या लोकांच्याबद्दल काही कारवाई करण्याचा निर्णय देशातल्या मोठ्या संस्थेला सीबीआयला घ्यावा लागला। याचा अर्थ नवाब मलिक यांची भूमिका ही किती सत्यावर आधारित होती हे स्पष्ट झालेलं आहे। बघूया आता पुढे काय काय होतं ते। इतना ही नहीं, एनसीपी नेता अजित पवार जो खुद भी ईडी के रडार पर हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच का अधिकार होने की बात कहते रहते हैं, अब उन्होंने भी नवाब मलिक के आरोपों में सच्चाई होने का दावा किया है। तब के नवाब भाई के जो भी उन्होंने कहा था, ये बहुत कुछ सही निकल रहा है, ऐसा सीबीआई की तरफ से सुनने को मिलता है। साल भर बाद भी नवाब मलिक जेल में हैं और सीबीआई की जांच झेल रहे समीर वानखेड़े पर अदालत ने मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने इंस्टाग्राम पर कलयुग की कहानी सुनाई है, जिसमें अपने पति का नाम लिए बिना उन्होंने उनके खिलाफ चल रहे मामले पर तंज कसा है और सभी से सच्चाई का साथ देने की अपील की है। कि ये जो पृथ्वी चल रही है, ये सिर्फ अच्छाई के बलबूते पे चल रही है। ये चुनिंदा लोग हैं जो इसे चला रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें उनका साथ देना है। मैं अच्छाई के साथ चल रही हूँ, क्या आप चल रहे हैं? समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच जबानी जंग कॉर्डिया क्रूज केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई थी। समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया कि उन्होंने नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स कारोबार के आरोप में गिरफ्तार किया था, इसलिए नाराज होकर वो उन्हें बदनाम कर रहे थे। लेकिन जुबानी जंग से शुरू हुई ये लड़ाई अब इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में हैं और समीर वानखेड़े शाहरुख खान से 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में जेल जाने से बचने के लिए अदालत की शरण में हैं। मुंबई से सोहित मिश्रा और कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्यायपालिका की जिम्मेदारी को लेकर विशेष टिप्पणी की है। उन्होंने बुधवार को कहा कि न्यायपालिका के भवन में जब फरियादी अपने मुकदमों को लेकर कदम रखते हैं तो उनकी आस्था को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए समर्पित हैं। डीवाई चंद्रचूड़ झारखंड हाईकोर्ट की नई इमारत का शुभारंभ के मौका था, उस पर वो बोल रहे थे और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थी। सीजेआई ने कहा कि मैं जब सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक जज रहा तब मुझे न्याय और अन्याय का एहसास हुआ। न्याय प्रणाली का लक्ष्य सामान्य नागरिक को न्याय दिलाना है। इस प्रक्रिया में वादकारियों को उपलब्धियां प्राप्त होनी चाहिए, मुकदमों के बारे में जानकारी मिले, समय पर सुनवाई हो, फैसले का दस्तावेज शीघ्र प्राप्त हो, कचहरी में साफ सुथरा भोजन और जल मिले, महिलाओं के लिए अलग शौचालय हो। पर आज देश में कई कचहरियां ऐसे हैं, अनगिनत कचहरियां हैं जिनमें महिलाओं के लिए शौचालय भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यकता है न्याय व्यवस्था को नागरिकों तक पहुंचना होगा। न्याय की खोज उलझन बनने से
सामाजिक न्याय नागरिकों तक कैसे पहुंचे। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल से दिल्ली लाया गया है। उसे दिल्ली की मंडोली जेल में रखा गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। तिहाड़ जेल में हुए टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद तिहाड़ जेल में गैंगवॉर की आशंका को देखकर जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली के हाई सिक्योरिटी वार्ड के 15 नंबर सेल में रखा गया है। उसे रात करीब 12:30 बजे कड़ी सुरक्षा में दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो दिल्ली से जुड़े एक मामले में उसे रिमांड पर लेगी। बिश्नोई को गुजरात पुलिस एक मामले में पूछताछ के लिए कस्टडी पर लेकर गई थी। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई एनआईए और पंजाब पुलिस की हिरासत में था। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि साल 2022-23 के दौरान जीडीपी विकास दर 7% या इससे कुछ ऊपर भी रह सकती है। सीआईआई के सालाना अधिवेशन में आरबीआई गवर्नर ने उद्योग जगत को आगाह किया कि महंगाई के मोर्चे पर खतरा अभी टला नहीं है और साफ शब्दों में यह भी कहा कि सेंट्रल बैंक रेपो रेट जमीनी हालत को देखकर ही तय करता है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अनुमान लगाया गया है कि 7% की ग्रोथ होगी। ये ज्यादा भी हो सकता है। अगर पिछले साल की जीडीपी ग्रोथ 7% से थोड़ा और ऊपर आ जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उद्योग संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सालाना अधिवेशन में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये अहम बात कही। शक्तिकांत दास के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान आर्थिक विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद है। भारत का अगर आप ग्रोथ देखें, पिछले कुछ सालों में कोविड की दिक्कत आई थी, तब यूक्रेन वॉर की दिक्कत आई थी, लेकिन पिछले साल आखिरी के टाइम एनर्जी प्राइसेस दुनिया भर में गिर गई। इकोनॉमी सब जगह पिकअप कर रही है। भारत की इकोनॉमी पिकअप कर रही है। कुछ स्टेट्स ने परफॉर्मेंस अच्छा करा है। बड़े उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा, अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बनी हुई हैं। आरबीआई गवर्नर ने आगाह किया कि ग्लोबल स्तर पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अनिश्चितता अब भी बनी हुई है। वैश्विक व्यापार के सिकुड़ने के संकेत हैं और साथ ही भारतीय मॉनसून पर एल नीनो का कितना असर होगा, इस पर भी नजर रखना जरूरी होगा। सीआईआई के सालाना अधिवेशन में रेपो रेट में बढ़ोतरी को कुछ समय के लिए पॉज करने की बात उठी, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने साफ शब्दों में कहा, महंगाई के मोर्चे पर चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है और रेपो रेट पर फैसला जमीनी हालात पर निर्भर करेगा। The situation is extremely fluid. ये सब मेरे हाथ में नहीं है। ये सब जमीनी हालात पर निर्भर करता है। जमीन पर जो भी हो रहा है मैं उससे काफी प्रेरित हूँ। स्थिति काफी गतिशील है। महंगाई के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हमें सतर्क रहना होगा। हमें खासतौर पर यह देखना होगा कि एल नीनो फैक्टर किस तरह से काम कर रहा है। what is been anticipated the El Nino how it plays out. मेरे को लगता है थोड़ा गो स्लो होना चाहिए, इसीलिए कि अभी थोड़ा वी आर बेटर देन वी वर, पर इतना बेटर नहीं है। और ये जो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है उससे वर्ल्ड इकोनॉमी का भी बहुत वो है। आपको मालूम अमेरिका कहाँ से गुजर रहा है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा रेट में फर्क नहीं होगा। और जो इन्फ्लेशन का मेन रीज़न होता है इंडिया में वो फूड इन्फ्लेशन है। और मेरा मानना है ये बार मानसून के जो संकेत लग रहे हैं, मानसून अच्छा रहने वाला है। लेकिन मानसून से बंधी भारतीय अर्थव्यवस्था आकाश की ओर देख रही है। मानसून ठीक रहा तो विकास का मोर्चा और बेहतर हो सकता है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।